हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अपनी समर वेकेशंस बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हमने समर वेकेशन के दौरान न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ने का डिसाइड किया था और उस डिसीजन में हमने डिसाइड तो बड़े कुछ किया था कि भाई डेली एक लेक्चर आई विल पोस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू पोस्ट द लेक्चर्स वेरी फ्रीक्वेंटली। But anyhow, this promise is in my mind that I will cover the nucleus chapter during the summer vacations. And in that process of commitment, this is lecture number 3. Okay, this is lecture number 3. And if we talk about lecture number 1 and 2, तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो लोग मान लीजिए पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो बेसिकली न्यूक्लियस की सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रीवियसली लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने ये देखा है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, है ना, हाउ द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड। एंड लेक्चर 2 में हमने ये देखा कि न्यूट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया। ठीक है। सो एट प्रेजेंट ये माना जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये बेसिकली कैसे डिस्कवर किए गए, ये हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्कस किया। इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि प्रोटॉन की क्या प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है। और अब जो हमारा पर्पज है लेक्चर 3 का, लेक्चर 3 हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है। तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। वैसे तो हम ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ ही चुके हैं और यही दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी कि न्यूक्लियस का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट किसी भी न्यूक्लियस को लिखने की, जो नॉमेनक्लेचर है वो इस तरीके का है, AXZ। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है। जैसे अगर मुझे हीलियम के न्यूक्लियस को लिखना है तो आई विल राइट 2He4। यहाँ पर ये जो नंबर है आपका Z, ये आपका एटॉमिक नंबर को बताता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन inside the nucleus, inside nucleus। ठीक। एंड अगर हम बात करें मास नंबर की, तो ए इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक। मास नंबर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके कलेक्टिव नंबर को हम मास नंबर से जानते हैं। और इसको मास ऑफ न्यूक्लियो, इसको हम कई बार नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी कह देते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को कंबाइनली कहते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली कोई आपसे ये कह दे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन में से अगर मैं एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देता है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो गया। आई होप नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर होगा। इस तरीके से किसी भी न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें, कुछ वर्ड्स है हमारे पास इंपॉर्टेंट।
आइसोटोप को तो आप पहले से जानते ही हैं, आइसोटोप। इसके बाद एक और वर्ड अब आप सुनेंगे जिसका नाम है आइसोबार। ठीक, फिर एक वर्ड और सुनेंगे आप जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, दैट इज आइसोटोन। ठीक, ये तीन वर्ड बड़ा ही फ्रीक्वेंटली हमें सुनने को मिलता है। तो आइसोटोप क्या है, अगर मैं बात करूं, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम। लाइक दिस आई कैन से। ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आइसोबार, आइसोबार ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनके मास नंबर सेम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होंगे, डिफरेंट। तो दे विल लुक लाइक दिस, इनका मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा, डिफरेंट। ऐसे ही फिर अगर हम बात करें आइसोटोन का, तो आइसोटोन में वैसे तो आपको मास नंबर भी डिफरेंट दिखेगा और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट दिखेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज सिमिलर मिलेगी, दैट इज A1 और Z1 का डिफरेंस। और A1 और Z1 का डिफरेंस बेसिकली किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो यानी कि आइसोटोन हम किनको कहेंगे, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके क्या होता है, इक्वल, उनको हम कहेंगे आइसोटोन। ठीक, सो दिस वाज द सम स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियाई जो आपस में रिलेटेड होते हैं इन अ सर्टेन वे। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो शिफ्ट है वो चला जाएगा स्टेबिलिटी पर। ठीक है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसा कि अभी आप जानते हैं सभी लोग कि कोई भी जो न्यूक्लियस है अल्टीमेटली उसके अंदर छोटे छोटे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इस तरीके से देखने को मिलते हैं, है ना। मान लीजिए प्रोटॉन बना दिया मैंने और बाकी जो है इसके अंदर अगर मैं न्यूट्रॉन बनाना चाहूं तो ये छोटे छोटे न्यूट्रॉन बना दिए। ठीक, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक, कभी हो सकता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा हो, कभी हो सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो, कभी हो सकता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल भी हो। तो व्हेन आई से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट डज इट मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, तो स्टेबल होना क्या है, सबसे पहले तो हम इस पे बात करें, व्हाट डू वी मीन बाय स्टेबल, है ना। तो न्यूक्लियस का स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि वो जैसा है वैसा बना रहे। हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम का न्यूक्लियस ही बना रहे, यानी कि उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो। जैसे हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है और दो आपके न्यूट्रॉन है, 2He4। ठीक है, पर क्या सर हर जगह ऐसा ही है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन हैं, क्या हर जगह ऐसा है? अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, 6C12, 7N14, है ना, तो O816, तो ये कुछ फेमस न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल आपके एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। तो यहाँ देखने से ऐसा लगता है कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन और 12 - 6 क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के इक्वल है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है। ठीक, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के इक्वल है।
तो ये जो न्यूक्लियाई हैं, इनको अगर आप थोड़ी देर के लिए रखा छोड़ दोगे कहीं पे, तो ये अपने आप जो है चेंज नहीं होते। मतलब कार्बन का न्यूक्लियाई अगर आपने रख दिया तो वो कार्बन का न्यूक्लियाई ही रहेगा 6 से 12, काफी देर बाद भी आप उसको देखने आओगे तो इट विल नॉट चेंज। ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो कुछ 3 4 गिने चुने जो है आपके सामने एग्जाम्पल है। अगर मैं बहुत सारे न्यूक्लियाइज को स्टडी करूं, बहुत सारे न्यूक्लियाइज को, ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशन ही समझते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो जब भी हम थ्योरी शुरू करते हैं तो बेसिकली वी स्टार्ट विथ सम ऑब्जर्वेशंस। तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे न्यूक्लियाइज को स्टडी किया, बहुत सारे न्यूक्लियाइज को, ठीक है ना, और उनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पता करने की कोशिश की कि भाई आखिर इनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने कितने हैं। ठीक। और जब ये डेटा प्लॉट किया गया तो बेसिकली हमें कुछ इस तरीके का कर्व देखने को मिला। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कर्व लाइक दिस। ये जो येलो कलर का कर्व है, ये बेसिकली ये है एक्सिस नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताने के लिए, और ये जो एक्सिस है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बताने के लिए। ठीक। सो थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे। एक्चुअल में ये है न्यूट्रॉन का, दिस इज फॉर न्यूट्रॉन एंड दिस इज फॉर प्रोटॉन। ठीक। देखो आई डोंट नो, आपको आवाज हो सकता है इस वाली वीडियो में आवाज थोड़ी आपको स्लो लगे तो आप फुल वॉल्यूम पे सुने, क्योंकि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं, और बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल सकता हूँ मैं, अदरवाइज जो सो रहे हैं उनकी नींद में डिस्टरबेंस आएगा और फिर लेक्चर बीच में रुक जाएगा। तो हालांकि मैंने माइक का यूज किया है, तो अगर आपको फिर भी वॉइस कम लग रही हो तो आप इसकी वॉल्यूम को थोड़ा फुल स्पीड पे करके सुने। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कर्व एक्सिस है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन का है। और हम बेसिकली स्टेबल न्यूक्लियस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो डेटा हमें मिला दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। और इस डेटा से लेट मी शो यू द डेटा एग्जैक्टली। ये देखा गया कि जो आपके स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, जब तक आपका एटॉमिक नंबर स्मॉल है, फॉर स्मॉल फॉर स्मॉल एटॉमिक नंबर, ठीक है, छोटे एटॉमिक नंबर वाले जो भी एटम्स हैं, उनमें जो भी एटम स्टेबल है, उसमें ये देखा गया है कि स्टेबल न्यूक्लियस वो होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, n=z। यानी कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, ये जो येलो कलर का कर्व है वो आप स्टेबिलिटी कर्व को डिनोट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी कर्व मतलब येलो कर्व जो है वो उन सभी एटम के कलेक्शन को बताएगा जो स्टेबल है। और ये देखा गया कि जो ये छोटे छोटे एटॉमिक नंबर वाले जो न्यूक्लियाई हैं, ये सभी इस येलो कलर को फॉलो कर रहे हैं, और ये जो येलो कलर का कर्व है वो जब जेड की वैल्यू स्मॉल है तब n=z की स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली कर्व के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं कि व्हेन एटॉमिक नंबर इज स्मॉल, देन all the stable atom nuclei will have equal number of proton and equal number of neutron। एंड जैसे जैसे ये जेड इंक्रीज होता है तो हाइयर वैल्यू ऑफ जेड के लिए, फॉर लार्ज जेड, ठीक है,
ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है, उनमें ये देखा गया कि स्टेबल केवल वही लोग हैं जिनमें एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, जेड। एन ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग सा रिजल्ट लोगों को देखने को मिला ऑब्जर्वेशंस के दौरान। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, छोटे न्यूक्लियाई हैं तो वो एन इक्वल टू जेड के लिए स्टेबल है, जैसे ही जेड बढ़ रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी के लिए एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। तो इस ऑब्जर्वेशन को लोग एक्सप्लेन करना चाहते थे, ठीक है, इसीलिए स्टेबिलिटी के पीछे पड़ गए लोग कि आखिर कैसे न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। दूसरा एक और रीजन था जो लोगों का ऑब्जर्वेशन था, एक तो ये ऑब्जर्वेशन था, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि भैया देखो न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन तो चलो छोड़ो, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, है ना। तो ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, वाई दे आर नॉट रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब ये मैं पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने से पहले ये माना जाता था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है किसी भी प्रोटॉन पर, जीरो, इसीलिए प्रोटॉन इसमें स्टेबल रहते हैं। बट बाद में जब क्वांटम फिजिक्स डेवलप हुई तो उन लोगों ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एज पर द क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी, प्रोबेबिलिटी इज जीरो। सो तब जाके फिर ये जो अजम्पशन था ये हटाया लोगों ने, और लोगों ने कहा नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है जो इनको जोड़ के आपस में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात लगभग लगभग 1932 की चली गई, 1930s में बात आ गई थी, 32 में तो न्यूट्रॉन आपका डिस्कवर हो गया था, ऑफिशियली पेज आ गया था। तो 1932 से लेके 1950 तक बेसिकली ये वो टाइम रहा जहां पर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारी चीजें इस बात पर सोची गई कि आखिर ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है वो कैसे एक दूसरे को, न्यूट्रॉन एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक है। और इनफैक्ट लोगों को ये तो आइडिया था कि कोई ना कोई फोर्स है इसके अंदर जो इनको पकड़े हुए है, ठीक है। तो बेसिकली इस नए फोर्स के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं हो सकता है ग्रेविटी हो, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो हो सकता है वो ग्रेविटी पकड़ के बैठी हो उसको, है ना। सो दिस वाज आल्सो वन अजम्पशन कि हो सकता है कि भाई इनके बीच में न्यूट्रॉन जो है वो स्पेशल टाइप की ग्रेविटी लगाते हो जिससे ये सब चिपके हुए हैं। तो ये चीज क्वाइन कर दी थी कि बेसिकली कोई ना कोई फोर्स तो है, और वो फोर्स हो सकता है कि ग्रेविटी, स्पेशल टाइप की ग्रेविटी हो सकती है, कोई स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही हो सकता है। सो वी वर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स विच वाज देयर बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। बट वी आर श्योर अबाउट द फोर्स विच इज देयर, बट वी डू नॉट नो अबाउट द नेचर, ठीक है। साइमल्टेनियसली इन दोनों चीजों को सॉल्व करने के लिए लोगों ने एक और अल्टरनेट रूट पकड़ा। जैसे उन्होंने ये देखा और कहां पर ऐसे चीजें एक दूसरे से चिपकी हुई हैं और कहां पर चिपकी हुई हैं, तो लोगों ने बताया कि देखो एटम का जब मॉडल दिया गया था तो उसमें इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये जो बाउंडेड सिस्टम है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना ही इसको छोड़ के जा रहा है। तो जब भी कोई सिस्टम बाउंडेड होता है, ठीक है, कोई चीज किसी सिस्टम में फंसी होती है तो हम उसके लिए एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड
बाइंडिंग एनर्जी, है ना, बाइंडिंग एनर्जी। तो बोर मॉडल में ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती थी। सिमिलरली अब अगर हम न्यूक्लियस के अंदर जाके देखें तो प्रोटॉन प्रोटॉन फंसे हुए हैं, जाना तो दूर दूर चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस भी एक तरह का क्या है, क्लोज सिस्टम। न्यूक्लियस भी एक तरह का क्या है, क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम या बाउंडेड सिस्टम। ठीक है, बाउंडेड सिस्टम। और ये कहा गया कि जो जितना ज्यादा बाउंडेड होगा, जो जितना ज्यादा बाउंडेड होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये बात तो मानते हैं आप। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा बाउंडेड होगा इस सिस्टम में, मतलब इस सिस्टम को छोड़ के नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है। तो सिमिलरली लोगों ने ये कहा कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन्स को जबरदस्ती, पहले शुरुआत में तो प्रोटॉन की बात हो रही थी क्योंकि न्यूट्रॉन का तो कोई जिक्र ही नहीं था क्योंकि उनपे कोई चार्ज ही नहीं है। तो लोगों ने कहा कि प्रोटॉन अपने पास पास नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर उन्हें जबरदस्ती बाउंड किया जा रहा है एक सर्टेन वॉल्यूम में रहने के लिए, तो इसका मतलब दे आर इन बाउंडेड सिस्टम। और इस बाउंडेड सिस्टम के लिए भी फिर क्या डिफाइन की जाएगी, एक बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ध्यान से देखते चलना बेटा। तो लोगों का दिमाग कुछ इस पे गया कि भाई बाइंडिंग एनर्जी इस तरीके से कुछ न्यूक्लियस की होगी। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, लोगों के दिमाग में आया कि भाई इसकी बाइंडिंग एनर्जी का तो फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ जब वो चक्कर काटता है तो टोटल एनर्जी को ही हम जब वहां लिखते थे तो के जेड ई इंटू ई बाई 2 आर, इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम दे देते थे, टोटल एनर्जी को। तो अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर हैं, इनकी टोटल एनर्जी को क्या लिखें हम, व्हाट शुड बी द टोटल एनर्जी। ठीक है, और वो नेगेटिव होनी चाहिए। लोगों का ऐसा भी मानना था कि भाई टोटल एनर्जी बाउंडेड सिस्टम की तो नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब अगर हम इसको बाउंडिंग बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालें तो पहले टोटल एनर्जी इसकी निकालनी पड़ेगी इस समय, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है, और वो नेगेटिव आनी चाहिए। उसके जस्ट अपोजिट साइन के हम कह देंगे कि दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ऐसा एक थ्योरेटिकल मॉडल उन्होंने बना लिया। अब सारा फोकस शिफ्ट हो गया इस चीज पे कि आखिर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, इनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी। ठीक, ये चीज है, ध्यान समझना बेटा। नाउ वी आर मूविंग कि किस तरीके से लोग बेसिकली धीमे धीमे अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे थे और किस तरीके से लोगों ने सोचा कि भाई कैसे हम स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाए, है ना। तो इसके लिए भाई उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये देखो कि ये जो पूरा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन और एटम की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूक्लियस को हम किस में मानते हैं, रेस्ट में, और इलेक्ट्रॉन को मोशन में, है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो क्या वो मैकेनिकल एनर्जी होगी कि सबकी काइनेटिक एनर्जी प्लस सबकी पोटेंशियल एनर्जी। पर इतना वो उस समय पता ही नहीं चल रहा था न्यूक्लियस के अंदर, भाई ये तो हाइड्रोजन प्रोटॉन है, ये इनके बीच की डिस्टेंस वगैरह और ये सब रैंडम था सब कुछ, इतना कुछ पता चल नहीं पाया, ना इतनी डिवाइसेस थी। तो ओवरऑल लोगों ने ये मान लिया कि सिंस हमने न्यूक्लियस को रेस्ट में माना हुआ है तो ये सभी भी ऑन एन एवरेज, हर एक प्रोटॉन हर एक न्यूट्रॉन ऑन एन एवरेज किसमें है, रेस्ट में। ठीक है,
ये मान लिया पहली चीज तो। फिर दूसरा ये चीज यही कि देखो इसके अंदर की चीजें तो नहीं पता, लेकिन जैसे यहाँ न्यूक्लियस में जब ये ग्राउंड स्टेट पे होता है तो इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इतनी ही एनर्जी इसको दे दें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाएगा, इसको छोड़ देगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर इतनी एनर्जी इसको दे दें, ये जो हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं तो न्यूक्लियस बचा रह जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, यस और नो। कुछ इस तरीके का मॉडल आपको देखने को मिलेगा, और ये भी आपका रेस्ट में होगा और ये भी आपका रेस्ट में होगा। आपने 13.6 इसको दी तो ये अल्टीमेटली इन दोनों में आ गया इस तरीके से, है ना। एटम में हमने पढ़ा था ये। तो लोगों ने भी फिर इस तरीके से सोचा कि आखिर जो ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेड प्रोटॉन है और A-Z न्यूट्रॉन है, इसकी जो भी बाइंडिंग एनर्जी होगी, लेट अस सपोज एक्स, अगर मैं उस एक्स को इसे दे दूं तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये जो भी एक सर्टेन वॉल्यूम में बाउंडेड है ये सब फ्री हो जाएंगे। और जब ये सारे फ्री हो जाएंगे तो ये फ्री स्टेट में सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चले जाएंगे। लेकिन ये फ्री तो हुए, लेकिन फ्री होकर इनमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। ये फ्री किस में माने गए, रेस्ट में। स्टार्टिंग में भी ये किस में माने गए थे, रेस्ट में। और बाद में भी ये फ्री होके किस में माने गए, रेस्ट में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो भी ये टोटल मास था वो बेसिकली क्या था, रेस्ट मास। और यहां पर भी जो टोटल था वो क्या था, रेस्ट मास। ठीक है ना, रेस्ट मास। तो अल्टीमेटली अगर मैंने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को कुछ एनर्जी दी तो ये बनना चाहिए, और ये सभी किस में रहने चाहिए, रेस्ट में। तो इस इक्वेशन पे लोग आ गए कि बाइंडिंग एनर्जी इज समथिंग, दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से समझना बेटा। अब लोगों ने कहा कि देखो अब इसको कैलकुलेट कैसे करें। अब ये चीज आ गई, हाउ टू कैलकुलेट दिस, है ना। बहुत दिनों तक इस पे घमासान होता रहा, बहुत दिनों तक। लोगों ने कहा कि यहाँ मास है और एनर्जी है, और यहाँ केवल क्या है, मास। तो बहुत पहले एक लॉ दिया गया था, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, ध्यान समझना बेटा। आप लोग भी जानते होंगे इस लॉ को, कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कंजर्वेशन ऑफ मास वाज बेसिकली गिवन इन द ईयर 1789 बाय एंटोनी। मतलब पूरा नाम तो नहीं पता मुझे, इतना थोड़ा याद रह जाएगा आपको। एक साइंटिस्ट थे एंटोनी, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल दिया था। और एट प्रेजेंट ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, और वो इस तरीके से दिया जाता है, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट था, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। जब ये कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल उस समय तक सभी को नोन था,
तो लोगों ने तुरंत इस थ्योरेटिकल मॉडल पे सवाल उठाए। लोगों ने कहा एक बात बताओ, ये मास है, ये रेस्ट में है, तो इसकी एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी ये सब आपकी क्या है, जीरो, है ना। और जब आपने यहाँ पर इसको कुछ एनर्जी दी, जब आपने यहाँ पर इसको कुछ एनर्जी दी, तो वो एनर्जी देने से जो भी कुछ यहाँ पे बना, ये भी किस में है, रेस्ट में। और इसकी भी एनर्जी फिर क्या होगी, टोटल जीरो। तो इसका मतलब अगर इस पूरे सिस्टम की इनिशियली भी एनर्जी जीरो है, फाइनली भी एनर्जी इस पूरे सिस्टम की जीरो है, तो फिर ये एनर्जी कहाँ गई। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, देखिए, इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या डिफाइन की गई, जीरो। टोटल एनर्जी देखो, इलेक्ट्रॉन और एटम की टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव डिफाइन की गई थी। उसमें काइनेटिक भी थी, पोटेंशियल भी थी। आपने एनर्जी दी तो वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, रेस्ट में। लोगों ने कहा कि देखो, हो सकता है कि भाई ये जो रेस्ट मास है ना, उसकी एनर्जी नेगेटिव में हो, तो ये एक्स जैसे दिया हमने, तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो बात इस पे छिड़ गई कि रेस्ट मास की एनर्जी नेगेटिव, इक्विवेलेंट एनर्जी नेगेटिव होती है क्या, या पॉजिटिव होती है। इस पे बात छिड़ गई, है ना। और सारा मुद्दा घूम गया इस बात पे कि रेस्ट में अगर कोई मास है तो क्या उसमें कोई एनर्जी होती है या नहीं होती है, क्या उसकी कोई ओवरऑल एनर्जी ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। इज दैट क्लियर। तो उस समय बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट, आप सबको पता है, बहुत चहीते आप लोगों के हैं, आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने अपने लिटरेचर में 1905 में, ये कहानी तो 1930 की है जिसपे आप फंस गए, 1905 में ही आइंस्टीन ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, देखो हो सकता है उन्होंने भविष्य देख लिया हो कि आगे जाके इस चीज पे बात अड़ेगी। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन दी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है। और ये डेवलप की उन्होंने कब, जब वो अपनी एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरी डेवलप कर रहे थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें जो आपके पार्टिकल हैं वो जनरली स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल स्पीड से मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल स्पीड से मूव करते हैं। तब उन्होंने ये बात कही कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास कितना है, दिस इज रेस्ट मास। ठीक है। रेस्ट मास अगर m है, तो उन्होंने कहा कि मास इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ अवर डिस्कशन इज गोइंग ऑन दिस इक्वेशन। थोड़ा सा 5-10 मिनट में आपके लूंगा इस इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये रेस्ट मास और एनर्जी में रिलेशन बताएगा, जो कि हमें अभी हेल्प कहाँ करने वाला है, यहाँ पर जहां हम न्यूक्लियाई में फंसे पड़े हैं कि रेस्ट मास की एनर्जी क्या होती है। ठीक है। सो इसीलिए अब हमारा डिस्कशन बैंड हो रहा है थोड़ी देर के लिए आइंस्टाइन की E इक्वल टू एम सी स्क्वायर पर। अब हम 1905 में चले गए थोड़ा सा उस टाइम पर। ठीक है। तो 1905 में जब आइंस्टीन ने पहली बार ये इक्वेशन दी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लोगों ने कहा क्या है ये। बोला कि मास भी एनर्जी की तरह बिहेव करता है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सिमिलरली मास भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है। मास इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पागल हो गए लोग, ये क्या बातें कर रहे हो सर, मास अलग है एनर्जी अलग है। बोला नहीं, ये जो मैं बात बता रहा हूँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच जाए तो उस टाइम पर मास भी किसकी तरह बिहेव करता है, एनर्जी की तरह। अलग ही चीज थी एकदम, लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी उस टाइम पर। ठीक है। पर आइंस्टीन तो आइंस्टीन है, इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंटली आइंस्टीन ने प्रूफ नहीं किया था उस टाइम पे। आइंस्टीन का जो ये इक्वेशन है, ये एक टर्म यूज होता है, थॉट एक्सपेरिमेंट।
थॉट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। ठीक है, ये भी लिटरेचर में एक वर्ड होता है थॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब सोच सोच कर उसने ये इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, तो इसके बाद E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन ने तो 5 में दी, लेकिन बाद में जाके इसी इक्वेशन को यूज किया गया हमारी इस जगह पर। ठीक है, कि मान लिया अगर आइंस्टीन की इक्वेशन सही है, हालांकि आइंस्टीन की इक्वेशन थ्योरेटिकली ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज हुई बाद में जाके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो बहुत सारे बाद में कुछ ऐसे इन्वेंशन हुए जिसमें आइंस्टीन की इस इक्वेशन की हेल्प से चीजें सॉल्व हो गई और एक्सपेरिमेंटल डेटा एक्सप्लेन हो पाए। तब जाके लोगों ने इस इक्वेशन को मानना शुरू कर दिया कि हाँ भाई बात तो सही है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को मान लें तो ड्यूअल नेचर एक चैप्टर है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें एक एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दिस इक्वेशन। ठीक है, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी भी बेसिकली इसको यूज करती है। सो लेकिन स्टिल कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का, मतलब ऐसा कहीं पर भी प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिल रहा था कि जहां पर सच में एक मास पूरी तरह से खत्म हो जाए। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जैसे आप किसी भी चीज को तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, तो कहाँ पहुंच जाते हैं आप? न्यूक्लियस पर, उसके अंदर कहाँ पहुंच जाते हैं? प्रोटॉन पर। फिर ये कह दिया जाता है कि भाई एटम इंडिविजिबल है, ये प्रोटॉन और नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आइंस्टीन का कहना था कि एक मास जो है वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो सकता है और किसमें कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में। और ऐसे ही एनर्जी पार्टिकल का फॉर्म एक्वायर कर सकती है इन अ सर्टेन सिचुएशन। ठीक है, सो दिस वाज द रिजल्ट गिवन बाय द आइंस्टीन। अब अगर मैं आज की डेट में आपसे पूछूं, ठीक है, कि क्या ऐसा है सच में कहीं पे कि मास को पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके, मतलब कोई चीज है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना? इस जगह पर आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि एट प्रेजेंट क्या एक्सपेरिमेंटली ये देखा जा चुका है कि कोई मास पूरी तरह से खत्म हो गया हो और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हो? सर ऐसा होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मास फिर वैलिड ही नहीं है। एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। इन ए केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। कोई भी मैटर पूरी तरह से क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जैसे उसमें हम पढ़ते भी हैं कि 4 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन गैस जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलती है तो बेसिकली वाटर बनता है, लेकिन उस वाटर का मास भी 36 ग्राम रहता है। ठीक है, वाटर। तो केमिस्ट्री में तो आप ये सब पढ़ते हो कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म चेंज हो सकती है, बट मास उस रिएक्शन का कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यू कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। बट मैं आपसे अब पूछ रहा हूं कि क्या कोई और ऐसी डायमेंशन नहीं है जहां पर मास पूरी तरीके से खत्म हो जाए और इसके इक्विवेलेंट क्या बन जाए? एनर्जी। इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और लकीली इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। और कहाँ होता है सर ये? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। हम पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, जो अगले लेक्चर्स में आएंगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिनमें हम ये देखेंगे कि ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जो एक सर्टेन रिएक्शन में जब सर्टेन तरीके से आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो पूरी की तरह उनका मास जीरो हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। साथ ही साथ एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, फॉर्म ऑफ मास। ठीक है, सो तब तक के लिए थोड़ा सा सस्पेंस आप बचा के रखेंगे। ठीक है, और जब ये होगा तब मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पर आगे लेक्चर में मिलेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन तक का वेट करिए आप, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि
किस कौन से ऐसे मास पार्टिकल हैं जो खत्म होके एनर्जी बना सकते हैं, और कब एक एनर्जी पार्टिकल का फॉर्म एक्वायर कर सकती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आइंस्टीन इक्वेशंस, है ना। एक चीज और थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सपेरिमेंटली ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में आइंस्टीन की इक्वेशन को प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, और जैसे ही आइंस्टीन की ये इक्वेशन आई, तो फिर लोगों ने एक नई चीज कहना शुरू किया कि शुरुआत में ये इक्वेशन आने से पहले कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन थे। लेकिन ये दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चलते हैं कब, जब आपकी क्लासिकल फिजिक्स की बात होती है, जब आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी क्या काफी कम होती है। लेकिन जब कोई चीज रिलेटिविस्टिक मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरेबल हो जाती है, तो उस टाइम पर ये दोनों लॉ कंबाइन होके बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक नया लॉ बनता है जिसको बोलते हैं एनर्जी मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास। ठीक, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जब आप आगे पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम ये नहीं कहेंगे कि किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी कंजर्व रहेगी या किसी रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहेगा। हम ये कहेंगे कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी भी न्यूक्लियर इंटरेक्शन में टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी प्लस मास, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ये पूरा सम है, दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जो भी न्यूक्लियाइज की टोटल एनर्जी है और उनका टोटल जो मास है E1 M1 विल बी इक्वल टू E2 M2। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी प्लस मास का जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज रिमेन सेम। ये हो सकता है कि कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए, या ये हो सकता है कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और नहीं तो जो एनर्जी आपकी होगी, अगर कहीं मास M1 है और इसे मुझे पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन राइट इट लाइक M1 into c square. So this will be now total in the form of energy. So this was a very big breakthrough. ठीक है, ये आइंस्टीन ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जब चीजें हाई स्पीड से चलेंगी तो उस समय जो है मास और एनर्जी टोटल सिस्टम की क्या रहेगी, कंजर्व। ठीक है, इस चीज का यूज किया। अब हम वापस आते हैं अपनी जगह पर। इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, मैं चाहता हूं कि आप और थोड़ा थोड़ा सीखें। ठीक है, जितना मुझे मिला उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे एक बड़ा ही डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें, डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो है बाकी सारी चीजें तो हम आगे भी पढ़ लेंगे, या फिर मैं थोड़ा सा तो डिक्टेट कर ही देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए बताइए, ऐसे एग्जाम्पल बताइए जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, मास पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, किसी पार्टिकल का मास पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, लेट मी गिव यू हियर ओनली। ठीक है, क्यों सस्पेंस आगे के लिए बचा के रखना है, बाकी वो है क्या, वो कैसे हो रहा है वो डिटेल में बाद में देख लेंगे। तो अगर मैं मास की बात करूं, तो एक तो ये मिलेगा आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता हुआ दिखेगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, मतलब जब न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि उनका कुछ पार्ट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, मास डिसअपियर हो गया, सर्टेन अमाउंट ऑफ मास ही गायब हो गया। ठीक, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, बट वो जो गया वो इन फॉर्म ऑफ किस में आ गया, एनर्जी।
तो हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन सम पार्ट ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वेयर मास कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। दूसरा, अगर हम बात करें, एक टर्म आप सुनोगे आगे जाके, मैटर एंड एंटी मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्ड, है ना। शायद आप अभी पहली बार सुन रहे होंगे, मैटर एंड एंटी मैटर। ऐसा माना जाता है कि जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, बिग बैंग क्या है, मतलब हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, ठीक। तो ये माना गया कि एक एक्सप्लोजन हुआ बहुत तेजी से, और उसके बाद उस एक्सप्लोजन में बहुत सारे पार्टिकल निकले, और ये कहा गया कि उस समय दो तरीके के पार्टिकल्स निकले, एक मैटर और एक उसका एंटी मैटर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। मैटर क्या है, एंटी मैटर क्या है, मतलब ये एक तरह का पार्टिकल है, ये दूसरे तरह का पार्टिकल है, जो इसका ठीक अपोजिट है, जो इसका ठीक अपोजिट है। अब ये जो अपोजिटनेस है वो कई सेंस में हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक मैटर है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन हम सबने देखा है, खूब पढ़ा है, अभी इसके बारे में रिसर्च भी हुई है, डिस्कवरी भी हुई है। ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग एक एंटी मैटर भी रिलीज हुआ था, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमें खूब पता है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और जो मास होता है वो हमें पता है, वैल्यू m। पॉजिट्रॉन जो था वो एक्चुअल में इसी इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर था, ठीक है। और ये जो पॉजिट्रॉन आज की डेट में जब इसको डिस्कवर किया गया, ढूंढा गया, पता किया गया, तो ये देखने को मिलता है कि इसका जो चार्ज है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के अपोजिट है, और मास इसका एग्जैक्टली सेम है इलेक्ट्रॉन के मास के, है ना। तो देखिए, एग्जैक्टली इस इलेक्ट्रॉन का ये एंटी मैटर हो गया, ठीक है। तो हम जब पढ़ेंगे आगे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ेंगे, तो केवल ये एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हम पेयर पढ़ेंगे जिसमें मैटर और एंटी मैटर के कॉम्बिनेशन है। फिलहाल मैंने एक चीज बस आपको समझाने के लिए बताया कि यूनिवर्स में जब भी कोई मैटर अपने एंटी मैटर से मिलेगा, ठीक है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मैं E- और E+ से डिनोट कर रहा हूं, जब भी ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनके मास पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे, और जो बनेगी वो बनेगी एनर्जी। मतलब मास ही गायब हो जाएगा, और ये पूरी तरीके से क्या बनेगी, डिसअपियर हो जाएंगे और एनर्जी बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो गया जहां पर मास पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में। एक बहुत बड़ी एक यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो मैटर और एंटी मैटर बने थे, ये शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि दोनों इक्वल अमाउंट में बने होंगे, ठीक। क्योंकि शुरुआत में जब कुछ नहीं था, केवल एनर्जी मानी गई, उस एनर्जी से वो एक्सप्लोजन हुआ, ठीक। और ये माना गया कि इक्वल नंबर में मैटर और एंटी मैटर बने थे। बाद में जाके अब ये हो गया है कि केवल इलेक्ट्रॉन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चर्चा ज्यादा हो रही है, ज्यादातर चीजों में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। पॉजिट्रॉन आपको डे टू डे लाइफ में नहीं मिलते, ये तो बाद में बड़ी मुश्किल से डिस्कवर किए गए, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो है कि एट प्रेजेंट दुनिया में, यूनिवर्स में एंटी मैटर बहुत कम हो गए हैं, मैटर डोमिनेट कर गया है यूनिवर्स को। तो ये एक बड़ी फेमस जो है अनसुलझी पहेली है, जिसपे अभी तक मॉडर्न फिजिक्स काम कर रही है, कि वाई आवर यूनिवर्स इज डोमिनेटेड बाई मैटर, वाई नॉट एंटी मैटर्स डोमिनेटेड द यूनिवर्स, और अगर वो करते यूनिवर्स को तो कैसा यूनिवर्स बनता, ठीक है।
So this was just some interesting area. We will see this when we will study the रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, बट मेरा पर्पज अभी बस ये था कि कब एक मास पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कब दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं, कब एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एनर्जी जो है कहीं पर एनर्जी हो और उससे मास बन जाए? अब यहां पर आप थोड़ा सा पॉज लेके सोचें और फिर मुझे बताएं, इज इट पॉसिबल कि कहीं पर एनर्जी आपने दी हो और वो पूरी तरीके से मास में कन्वर्ट हो जाए? बताइए। तो इसके मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो मैंने सर्च किए हैं। आपका मन करे तो आप और स्टडी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एग्जांपल्स याद करने की चीजें नहीं है, मेन ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि एनर्जी से पार्टिकल बनाया जा सकता है। तो ये जो हम कहते हैं ना, मतलब कि ह्यूमन बने कैसे, हम कैसे बने, कैसे बने, कैसे बने, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैटर से ही मैटर बना हो। एनर्जी और मैटर आपस में कन्वर्ट हो सकता है, और ये उनके जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। जैसे मैं आपसे को पहला एग्जांपल ये है कि एक जो है आपका एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर क्या चीज होती है? चार्जेस को एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस होती है, उनको हाई स्पीड देने के लिए जो डिवाइस होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। तो ऐसा ही एक एक्सेलरेटर है जिसका नाम है लार्ज हार्डन। इसको आप नेट पे डाल के और स्टडी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। कोलाइडर, ठीक। इसके अंदर जब हम प्रोटॉन को बहुत तेजी से एक्सेलरेट कराते हैं, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है कोलाइडिंग प्रोटॉन की, इसके अंदर प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराते हैं हम काफी तेज, और फिर वो जो प्रोटॉन है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी रखने वाला जो प्रोटॉन है वो जब टकराता है जाके, ठीक है, तो ये देखा गया है कि काइनेटिक प्रोटॉन तो एक ही पार्टिकल होगा ना, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे चलने लग जाता है, इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, तो वो एक प्रोटॉन, फिर एक प्रोटॉन नहीं रह जाता। फिर जब उस प्रोटॉन के स्पेक्ट्रम को, प्रोटॉन को स्टडी किया गया, तो उसके आसपास देखा गया कि जैसे ये एक प्रोटॉन जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो धीमे धीमे फिर देखा कि प्रोटॉन तो था ही, लेकिन अब वो प्रोटॉन के आसपास जो है एक शावर टाइप का जो है दिखने लगा। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस कर जाती है, तो ये एक प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली एक शावर में कन्वर्ट हो जाती है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं हिग्स बोसॉन। तो ये मैं आपको कुछ कीवर्ड दे रहा हूं, और क्वार्क, ठीक है। अब आप ये मत करना कि आप क्वार्क जो है सर्च करने लग जाओ। मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वार्क क्या है, एक बोसॉन क्या है, जब हम रेडियो एक्टिविटी एक बार पढ़ेंगे तब, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अभी बस मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस कोलाइडर में प्रोटॉन को जब एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट करते हैं, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द शावर ऑफ ए पार्टिकल लाइक हिग्स बोसॉन एंड क्वार्क, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं, जब भी कभी फोटोन जो है, फोटोन हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट, ये प्लैंक ने बताया था कि एनर्जी के एक पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन। ये जब किसी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, ये जब किसी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा, तो ये देखा गया है कि इन दोनों के इंटरेक्शन से ये जो फोटोन है वो बेसिकली यहां से, इन दोनों से देखो,
फोटोन तो एनर्जी थी, ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में केवल क्या थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कोई और इसके अलावा नहीं था। लेकिन जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो ये जो पार्टिकल है था, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था पॉजिट्रॉन, ये दिखाई देता है। तो ये पॉजिट्रॉन कहां से आ गया? फ्रॉम वेयर दिस पॉजिट्रॉन केम? ये तो था ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस फोटोन की एनर्जी जो है उसका कुछ पार्ट इस पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। सो ये दूसरा एग्जांपल है कि जब एनर्जी आपकी न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करती है तो न्यूक्लियस के इंटरेक्शन के दौरान कुछ एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है, एंड पॉजिट्रॉन इज वन ऑफ देम। ठीक है। देन तीसरा, जो कि आपको डाइजेस्ट बड़ा मुश्किल में होगा, लेकिन सिंस मेरा काम है आपको बताना तो मैं बता रहा हूं। जब भी हम नॉर्मली किसी बर्तन को हीट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये पानी है और यहाँ पे इसका मास हमने मेजर किया, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉट है। ये कैसा पॉट है? बॉइलिंग पॉट। मतलब इसमें पानी उबल रहा है, आपने इसको हीट एनर्जी दी है, ठीक है, हीट एनर्जी दी है। पानी भरा हुआ था, उसका कुछ मास था, आपने इसको हीट दे दी, ठीक। और यहाँ पर एक दूसरा पॉट है, इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर भरा हुआ है, लेकिन आपने कोई एनर्जी नहीं दी। इसका मास क्या है? m2। ठीक है, इसका मास क्या है? m1। तो देखिए जनरली हम ये पढ़ते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं डे टू डे लाइफ में कि इसका मास और इसका मास, ठीक है, सेम होगा या अलग अलग होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज नहीं किया गया है किसी भी तरीके से। अगर मैं ये क्वेश्चन 11th में आपसे पूछता कैलोरीमेट्री वगैरह पढ़ाते टाइम कि क्या हीट देने से मास में चेंज आता है, तो आंसर हम बड़ी खट से कह देते कि नो नो, मास तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करता है। बट ये देखा गया है कि थ्योरेटिकली अगर आपसे पूछा जाए, स्ट्रिक्टली थ्योरेटिकली, तो मास ऑफ बॉइलिंग वाटर इज ग्रेटर देन मास ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? प्रैक्टिकली अगर मैं पूछूं आपसे, प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली तो आंसर इसका क्या है कि m1 इज इक्वल टू m2। ऐसी कोई मेजरिंग डिवाइस अभी तक नहीं बनी जो इन दोनों के मास के डिफरेंस को डिटेक्ट कर पाए। लेकिन अगर थ्योरेटिकली आप मेरे से पूछेंगे, थ्योरेटिकली, तो वी विल से कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2। अगर आप इसमें पता करना चाहें डिफरेंस कितने का होगा, तो दैट डिफरेंस विल बी डेल्टा m विल बी इक्वल टू जो भी हीट एनर्जी आपने दी, जो भी हीट एनर्जी आपने दी, डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। एंड सिंस जनरली हम जो हीट एनर्जी देते हैं, मान लो आपने 100 जूल दे दी, 200 जूल दे दी, कितनी भी दे दी, ये जो सी स्क्वायर का फैक्टर है, दिस इज बेसिकली 9 × 10⁻16। तो ये इतना बड़ा है कि डेल्टा एम जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, और इस प्रेसिजन पे डिफरेंस मेजर कर पाना हमारे लिए डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पे चेक करेंगे और ये क्वेश्चन डालेंगे कि मास ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड मास ऑफ कोल्ड वाटर, are they theoretically equal, or there is a difference between them? So you will find that there is a difference between them, and that difference is given by this equation. Okay, so this is another very interesting result from our day-to-day life. Yes, energy can convert in the form of mass, and mass can also convert in the form of energy. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा. So these were the very interesting phenomena of Einstein's E equal to mc square. Now I am coming back to the my original problem where our nuclear physicist was stuck
and that was this one, I think. Yes. So लोगों ने ये कहा कि ये तो रेस्ट मास हो गया सर, ठीक है, दिस इज अवर रेस्ट मास, z इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एन प्लस एक्स, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब आइंस्टाइन की इस E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से कैसे सॉल्व हुआ इस बाइंडिंग एनर्जी की प्रॉब्लम, E इक्वल एम सी स्क्वायर ने कैसे सॉल्व की बाइंडिंग एनर्जी की प्रॉब्लम को न्यूक्लियस की, ये हम जानेंगे इसके पार्ट टू में, इसी लेक्चर के पार्ट टू में, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के पार्ट टू में। इस पूरे लेक्चर को मैं दो पार्ट में कन्वर्ट करूंगा। एक कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की दिक्कत क्या थी, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट फॉर्मुलेशन करना था। बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट फॉर्मुलेशन करने के लिए हमें न्यूक्लियस की एनर्जी को डिफाइन करना था। न्यूक्लियस की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमें रेस्ट मास की एनर्जी डिफाइन करना था। रेस्ट मास की एनर्जी आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन में दे रखी थी, तो आइंस्टाइन की इक्वेशन से कैसे सॉल्व की ये बुद्धि, ये हम सीखेंगे पार्ट टू में। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।